हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 48 जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 50A है। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। तो इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, गिरफ्तारी अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा रही है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, ऐसी गिरफ्तारी और स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है। तो जिसकी गिरफ्तारी की जा रही है और जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, दो अधिकारी कौन है, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है। जानकारी उसके मित्र, नातेदार, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसे जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए, जिले में पदाविहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा। तो ये क्लोज क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी और उसे कहाँ रखा जा रहा है, इस बात की सूचना उसके परिजन और मित्र को, जिसके वह बताए कि इसे इसकी सूचना दो, पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसका वह नाम दे, उसके सामने उसे उस चीज़ की सूचना दी जाएगी। कौन देगा? पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति जिसने गिरफ्तार किया है। नातेदार अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, हाँ, प्रकट नाम निर्दिष्ट किया जाए। तथा जिले में पदाविहित कोई पुलिस अधिकारी है, तो जैसे अन्य व्यक्ति है, तो अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी की सूचना किसे देगा? पुलिस अधिकारी। अन्य व्यक्ति पुलिस अधिकारी को सूचना देगा, फिर पुलिस अधिकारी पर्टिकुलर व्यक्ति के रिश्तेदारों को सूचना देगा। ठीक है। तो यहाँ जिले में पदाविहित पुलिस अधिकारी को देगा, तो ये अन्य व्यक्ति के लिए आया है ये कि जिले में पदाविहित पुलिस अधिकारी को देगा। क्लोज सेकेंड है इसका। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही पुलिस थाने में लाए जाए, उपधारा 1 के अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। तो अगर पहले सूचना नहीं दी गई है, तो जब वो गिरफ्तार करके थाने में लाया जाएगा, तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उसे बताए कि भाई आप अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने नातेदार और मित्र को दे दो। इस तथ्य की प्रविष्टि की व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तला किसे दी गई है, थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा विहित है उसमें की जाएगी। यह तथ्य कि गिरफ्तारी की सूचना इसके किस परिजन को या किस मित्र को दी गई है, उसका नाम राज्य सरकार के द्वारा जो रजिस्टर इस निमित्त विहित किया गया है उसमें लिखा जाएगा। इसका क्लोज 4 कह रहा है कि उस व्यक्ति का जिसके समक्ष ऐसी गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है, यह कर्तव्य है कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2-3 की अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया। कोई मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाता है, तो उस मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि क्या अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना इसके परिवार के सदस्य को दे दी गई है और क्या उसका नाम राज्य के रजिस्टर में अभिलिखित कर लिया गया है। इन दोनों अपेक्षाओं का क्या इसके संबंध में पालन कर लिया गया है। इस तरीके से थी ये सेक्शन 48। सेक्शन 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। अब उसे गिरफ्तार करके जेल में ले आए, तो आगे की प्रोसीजर क्या होगी? उसकी तलाशी लेना, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 51 में और बीएनएसएस के सेक्शन 49 में। तो जब कभी पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत देने के लिए जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। अब इसका फर्स्ट क्लोज कह रहा है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के अधीन ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके लिए या तो जमानत का कोई उपबंध ही नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जिसका ऑफेंस बेलेबल है, लेकिन वो बेल दे नहीं सकता, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बेल की रकम को दे सके। आगे इसका सेकेंड क्लोज कह रहा है, जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ ऊपर वाले में वारंट के अधीन है, इसमें वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट वाले क्लोज में खाली पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और उसकी वैध रूप से जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत लेने में असमर्थ है, या तो उसकी जमानत ली नहीं जा सकती, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या किसी ऑफेंस में अगर जमानत ली भी जा सकती है तो वह जमानत दे नहीं सकता। तब गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी है, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तब वह अधिकारी जिसे वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है। ठीक है। तब वो पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपा है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और उसकी तलाशी में क्या करेगा? पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सभी वस्तुओं को
सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। पहनने के आवश्यक वस्त्र को छोड़ दिए जाएंगे, बाकी उसकी जो भी सामान उससे प्राप्त हुआ है उसको अभिरक्षा में रख लिया जाएगा। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिग्रहित की जाती है वहां उसे उसकी एक रसीद दी जाएगी जिसमें वह अधिकारी द्वारा कब्जे में रखी गई वस्तुएं दर्शित होगी। ये खाली बुक्स के प्रोविज़न है, रियल में फैक्ट ऐसे नहीं है। उनसे जो पैसे मिलते हैं, जो मोबाइल्स होता है, वो आपस में बांट लिए जाते हैं, वो सब चीज़ें। तो फिर भी संहिता यही प्रोविज़न बताती है। आगे इसका क्लोज सेकेंड है कि अगर किसी महिला की तलाशी ली जाती है तो किसी महिला की तलाशी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, उसकी तलाशी पूरी तरीके से उसके शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। ये थी अपनी सेक्शन 49। अब है सेक्शन 50, आक्रामक आयुधों को अभिग्रहण करने की शक्ति। पावर ऑफ सीज ऑफेंसिव वेपन्स को वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई भी आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे लिए गए आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता के द्वारा अपेक्षित है। पुलिस अधिकारी है तो न्यायालय में करेगा और किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आक्रामक आयुध किसी गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर से उतारे हैं तो वो पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करेगा। इस तरीके से आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण किया जाएगा। सेक्शन 51 जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 53 है और 50 जो थी वो सीआरपीसी की सेक्शन 52 थी। एज सेम पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। पुलिस अधिकारी अगर प्रार्थना करता है तो चिकित्सा व्यवसायी जो है अभियुक्त की परीक्षा करेगा। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया जो इस प्रकृति का है कि अगर उसकी मेडिकल जांच की गई तो कोई ना कोई एविडेंस प्राप्त होगा, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो, ठीक है, जो कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का ना हो, प्रार्थना करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए प्रार्थना पर कार्य कौन करेगा? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में, उसके निर्देश अधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतने बल का प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो ये सेक्शन अगर हम इसकी समरी करते हैं तो इसमें यही है कि पुलिस अधिकारी को लगता है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति का अपराध ऐसा है कि अगर उसकी मेडिकल की जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो कोई ना कोई एविडेंस प्राप्त होगा। इसमें पुलिस अधिकारी जो है वो उप निरीक्षक पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, उप निरीक्षक की पंक्ति तक का पुलिस अधिकारी होना चाहिए और वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेगा और चिकित्सा व्यवसायी उसकी परीक्षा करेगा गिरफ्तार व्यक्ति की। किस लिए की जाएगी उस गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा? जिससे कि कोई साक्ष्य प्राप्त हो सके। और इस परीक्षा को करने में अगर किसी प्रकार के बल का प्रयोग किया जा सकता है तो उस बल का भी प्रयोग किया जा सकेगा, उतने ही बल का जितना कोई परीक्षा करने के लिए आवश्यक है। जैसे अगर वो नहीं करवाना चाह रहा तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, इस तरीके से। क्लोज सेकेंड है, जब कभी इस धारा के अधीन महिला के शरीर की परीक्षा की जाती है तो केवल महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या फिर उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी, या तो किसी महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा की जाएगी या यदि वह नहीं है तो उसके ही पर्यवेक्षण में किसी अन्य महिला के द्वारा की जाएगी। क्लोज 3 कह रहा है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो है इन सब चीज़ की रिपोर्ट जो है देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को तुरंत देगा। ये जो मेडिकल उसने किया है उनकी रिपोर्ट तुरंत अन्वेषण अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा। अब आगे इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में धारा 52-53 के अंतर्गत इसके स्पष्टीकरण में क्या चीज़ है, तो परीक्षा में क्या क्या चीज़ आएगी। परीक्षा में खून के धब्बे,
सीमन, लैंगिक अपराधों के दशा में श्वाप, थूक, स्वेद, बाल के नमूने, अंगुली के नाखूनों की कतरन, ये सब चीज़ें जिससे कि किसी व्यक्ति का डीएनए प्राप्त हो सके। इसको हम अगर नेट में समझें तो इसका यही है कि ऐसी सब चीज़ें जिससे कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए प्राप्त हो सके, डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हो सके, तो वो सब चीज़ें जिसमें आती है वैसा प्रयोग परीक्षण किया जा सकेगा। और ये किसी के द्वारा किया जाएगा? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा किया जाएगा। आगे परिभाषा खंड में इसमें ख में ये है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, ये इम्पोर्टेंट है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है। ऐसा कोई चिकित्सा व्यवसायी है जो कि जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम 2019 के अधीन कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अनुभव अर्हता है और उसका नाम राष्ट्रीय या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में है। ये सेक्शन ये कहना चाह रही है। सेक्शन 52 सीआरपीसी की सेक्शन 53A। अब इसमें एक ये केस भी था अनिल अनंत राव वर्सेज स्टेट का कि शरीर की जो वो जांच है ना उसमें आंतरिक अंगों की भी जांच शामिल है शरीर की जांच में। अब सेक्शन 52 है बलात्संग के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सीय व्यवसायीदार्य परीक्षा। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की परीक्षा, रेप ऑफेंस जिसने किया है एक्यूज्ड की परीक्षा। जब कभी किसी व्यक्ति को रेप या रेप के प्रयत्न का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसे अपराध के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, ठीक है, तो सरकार के द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे वाले अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान में जहां अपराध किया गया है से 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा करना उस प्रयोजन के लिए उतनी सख्ती का प्रयोग करना जितना युक्त आवश्यक हो विधिपूर्ण हो किया जा सकेगा। परिधि होनी चाहिए 16 किलोमीटर। उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए या फिर उसके निर्देश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से निवेदन करेगा कि वह रेप के ऑफेंडर्स की परीक्षा करे। और चिकित्सीय परीक्षा क्यों की जाएगी? ये की जाएगी जिससे कि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास है कि कोई ना कोई तो एविडेंस प्राप्त होगा, ठीक है। और इस परीक्षा में उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना युक्त रूप से आवश्यक है, उतना ही बल का प्रयोग किया जाएगा और ये विधिपूर्ण होगा। ये सेक्शन ये कह रही है। तो कौन करेगा? पुलिस अधिकारी कराएगा। किसकी कराएगा? रेप के ऑफेंडर की कराएगा। क्यों करवाएगा? कि कोई एविडेंस प्राप्त हो जाए, उसका यह विश्वास है। करवाएगा कहाँ? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कहाँ है? जहाँ अपराध किया गया है वहाँ से 16 किलोमीटर की परिधि के अंदर। अगर 16 किलोमीटर की परिधि के अंदर वो नहीं है तो कोई अन्य, और कोई अन्य नहीं है तो उसके निर्देश पे कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति। ऐसा पुलिस अधिकारी किस रैंक के होगा? और तो ये उप निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आगे है क्लोज सेकंड। ऐसी परीक्षा करने वाले रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना किसी विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी रिपोर्ट जो है, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या विशिष्टियाँ होगी वो तैयार करेगा, जैसे कि अभियुक्त का लाभ और उस व्यक्ति का लाभ जो उसे लेकर आया है, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर कोई क्षति के निशान है तो उनका वर्णन। आगे है फोर्थ में डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से कौन कौन सी सामग्री ली गई है, क्या क्या चीज़ें ली गई है अभियुक्त के शरीर से।
इन सभी ब्यूरो का ये सभी ब्यूरो सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ जो अन्य मैंडेटरी चीज़ें उनको लगती है अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स के लिए। रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिससे कि कोई निष्कर्ष निकाला गया है कि हाँ इसने ये किया है या हाँ इसने ये नहीं किया। परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति का सही समय जो है वो रिपोर्ट में लिखा जाएगा। रजिस्टर के चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसकी रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप धारा 6 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग रूप में भेजेगा। अब वो 193 में मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट्स देगा ना, उसके साथ उसको इंक्लूड करके देगा। तो ये थी अपनी सेक्शन 52।